हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो शेयर सेंटर है, कंबाइंड लोडिंग है, दैट इज बेंडिंग एंड टॉर्शन वाला पार्ट जो है वो एंड किया। हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे और मैंने बहुत से कंसेप्ट्स वहाँ पर आपको बताया। तो प्रीवियस जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट इज फ्रॉम द सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टिल नाउ, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अब नया जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी वो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेन एनर्जी का जो टॉपिक है दैट इज अ थियोरेटिकल टॉपिक एंड इन दिस टॉपिक we will be discussing about the strain energy and the various concepts under the various loading condition and here हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक्सेल लोडिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग में हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी। साथ ही साथ थ्री डायमेंशनल लोडिंग के लिए जो डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जीज होती है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी और जितने टाइप की स्ट्रेन एनर्जीज होती है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डायलेशन एंड डिस्टॉर्शन। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स और बेटा जो कंसेप्ट्स हैं दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिफ्लेक्शन एंड दी थ्योरी ऑफ फेलियर। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नया टॉपिक दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी में दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है स्ट्रेन, दूसरा एनर्जी। जो स्ट्रेन है दैट रिलेट्स टू दी डिफॉर्मेशन, ओके, दैट रिलेट्स टू व्हाट, डिफॉर्मेशन। ये किससे रिलेट कर रहा है? ये वाला जो टर्म है ये रिलेट करता है बेटा डिफॉर्मेशन से, है ना। और ये वाला जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है भाई? एनर्जी। जो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टर्म टू एक्सप्लेन, येट वी हैव अ वेरी सिंपल अप्रोच एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज the capacity to do work, capacity to do work, okay। तो एनर्जी यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क और डिफॉर्मेशन यानी कि जो भी चेंज इन साइज या शेप हो रहा है उसकी बात। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज का जब हम लोग शेप या साइज चेंज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे होते हैं। एकदम बेसिक से आप लोग को और जल्दी जल्दी पूरा बताता हूं ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे क्रैश कोर्स वाला फीलिंग है कि स्पीड से हम लोग सारे टॉपिक देखिए, इतने जल्दी इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए और ऑलमोस्ट अब आपका सॉन्ग खत्म भी होने वाला है। तो वैसे इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्क करके रखा है वर्क को। तो वर्क हम लोग कर रहे हैं जब भी किसी भी चीज को हम लोग डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बोलोगे कि जैसे वॉल है, वॉल पे आपने एक फोर्स लगाया, इस तरह से धक्का देना चालू किया तो वॉल में शायद आपने इतना, आपके पास उतना फोर्स नहीं है कि आप इतना फोर्स लगा पाओ कि आपने कुछ डिफॉर्मेशन उस पर कर पाओ। और डिस्प्लेसमेंट तो करना पॉसिबल है नहीं, एज दिस इज नॉट फ्री टू मूव, ओके, इट इज इमूवेबल, इट मे बी डिफॉर्म अंडर सर्टेन फोर्स, इट मे डिफॉर्म। जैसे कि आप इस पे कील रख के हथौड़ा मारोगे तो इट विल डिफॉर्म, इट विल हैव एन होल, ओके, एक होल उसमें हो जाएगा। अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो उसको, बड़ा सा एक रैकेट बॉल ला करके उसको तोड़ सकते हो। लेकिन आप ऐसे धक्का देने के लिए बात करोगे और बोलोगे मैं इस दीवार को सरका करके 2 फीट बाजू में ले जाऊंगा और बाजू वाला कमरा भी अपन अंदर ले लेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। सो इट कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज प्रॉपरली फिक्स। सो यू मे डिफॉर्म इट बट इट इज गोइंग टू टेक वेरी लार्ज force, okay, very large force will be there, very high amount of energies will be involved। but वापस आते इसी चीज पे, तो आप दीवार पे से धक्का दे रहे हो तो यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी डिफॉर्मेशन। आप लोगों ने जो फोर्स लगाया इस पे दीवार पे मैं से फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि कुछ डिफॉर्म हुआ। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड से फिक्स है। सो बेसिकली मैंने वर्क डन 0 रखा है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी भी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि आप एक रबर बैंड ले लो या एक आप स्प्रिंग ले लो और उसको अगर आप खींचोगे, सो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ लोड इट विल डिफॉर्म, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स शेप। सो दैट मीन्स आप लोग जो फोर्स लगा रहे हो दैट फोर्स इज परफॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ वर्क, ओके। एंड इफ देयर इज सम वर्क देयर विल बी एनर्जी। जब आप किसी चीज पे वर्क करते हो तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू आर एडिंग सम एनर्जी टू इट, ओके। जैसे कि ये पेन जैसे है, ये पेन जो है ना, ये इसको बोलो चल जाओ ऊपर जा, नहीं गया। प्यार से बोलता हूँ भाई प्लीज ऊपर जा, अभी भी नहीं गया। चिल्ला के बोलूंगा ऊपर जा, नहीं जाएगा, बात नहीं सुन रहा मेरी, नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे वर्क करूं, ऊपर गया, तो मुझे अगर मुझे इसको अगर मूव करना था तो आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो मैं वर्क कर रहा हूं इसके ऊपर। अब इस पे मैंने वर्क किया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि ये ब्लॉक एक जमीन पे रखा है ना, ये ब्लॉक एक जमीन पे रखा है, इस ब्लॉक का वेट W है। मैंने कुछ फोर्स लगाया और इसको इस हाइट पे लेकर के चला गया, H हाइट पे लेके चला गया। नाउ ये ग्राउंड था, ग्राउंड से उठा के, जमीन से उठा के मैंने इसको सुपरस्टार बना दिया, ये चले गया ऊपर।
ठीक है। अब अगर मैं एक कोई लेसर अमाउंट का वेट इसके थ्रू पुल करना चाहूं तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं। मैं इसके थ्रू अगर मैं इसके थ्रू चाहूं तो किसी भी दूसरे वेट को जो कि इससे कम मैं लिफ्ट कर सकता हूं। इस तरह से एक पुली लगा दूं, एक छोटा सा वेट इधर लटका दूं, ये इसको लिफ्ट कर पाएगा, जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। सिंपल मैथ। ओके, सो नाउ इट इज हैविंग सम एनर्जी, नाउ इट इज हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो आपने वर्क दिया तो बेसिकली इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। नाउ दैट एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस, ओके, हैव अ कैपेसिटी टू डू वर्क, सो अगेन इट इज एनर्जी। तो एक एनर्जी ने एक एनर्जी को जन्म दिया, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। जब आप एक किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन करते हो, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब आप उसको लेके जाते हो, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट यू विल सी दिस एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज एनर्जी इन ट्रांजिट विच इज वर्क। यहां पर वो वर्क है, ठीक है, यहां पर वो वर्क है। तो वर्क आपने किया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, वर्क करने पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। नाउ इसमें अब एनर्जी ज्यादा आ गई है पहले के कंपेयर में, अब इसमें एनर्जी ज्यादा है। नाउ इट कैन ऑल्सो डू सम वर्क। अब आप इसको जब यहाँ पे लाके छोड़ो, यहाँ से अगर आप लोग इस पे से कोई वेट बांध दिए एक पुली के थ्रू, तो ये वर्क कर सकती है। सो वर्क इज नथिंग बट कैपेसिटी टू, एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो सेम वैसे ही जैसे कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को इस तरह से, कभी भी किसी स्प्रिंग को अगर आप दबाते हो, इस तरह से कोई फोर्स लगा करके किसी स्प्रिंग को अगर आप दबाते हो, सो आफ्टर रिमूविंग दिस फोर्स ये इतना डिस्टेंस वापस आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर इसको दबा के रख देते हो, छोड़ देते हो, दबा के रख मतलब यहाँ पर जस्ट होल्ड किए और कोई दूसरा ब्लॉक रख देते हो, तो इट विल बी पुशिंग यू अगेंस्ट, ओके, आपको वापस इस डायरेक्शन में पुश कर देगा स्प्रिंग। ओके, सो इट इज हैविंग सम कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को डिफॉर्म करते हो तो आप कुछ वर्क करते हो, और ये जो वर्क है ये एक एनर्जी, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, के फॉर्म में उस मटेरियल में, उस बॉडी में स्टोर हो जाती है ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन थिंग, ओके। और ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी, इसको ऐसा है क्या है, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन आपने दिया है इसमें, उसके कारण इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, वो है स्ट्रेन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो आपने जब बेटा इसको डिफॉर्मेशन किया है, सो फॉर डिफॉर्मेशन यू विल बी डूइंग सम वर्क, ओके। सो फॉर डिफॉर्मेशन आप क्या कर रहे होगे, फॉर डिफॉर्मेशन we will be doing some work on the body. For deformation, okay, we will be doing some work okay, doing work on body. अब इसमें थर्मोडायनामिक्स मत लगाना जबरदस्ती का, सर वर्क पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वो सब करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। यू विल बी डूइंग वर्क ऑन बॉडी, और ये जो वर्क है ये हो जाएगा इसमें स्टोर। तो हुआ क्या, डिफॉर्मेशन चाहिए था, तो फॉर डिफॉर्मेशन हमको वर्क करना पड़ा। नाउ ये जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया इसमें, एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। सो स्ट्रेन एनर्जी जो है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ओके ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन के दौरान आपने जो टोटल वर्क किया, तो उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। उतना ही वर्क उसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग मानते हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दिए, ठीक है। एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, तो आपने जो वर्क किया है वो कंजर्व्ड रहेगी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है कंप्लीटली दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ये जो वर्क है विच इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा होगा, हाई ग्रेड एनर्जी होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी दो टाइप की होती है, एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन ट्रांजिट। जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है उनकी इंटरनल एनर्जी, दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसके अलावा जो आपके पास उसके मोशन के कारण, किसी बॉडी के स्पेसिफिक मोशन के कारण या हाइट के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, दैट इज योर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
ये स्टोर्ड एनर्जीज हैं। इसके अलावा ऐसी भी एनर्जी होती है जब बॉडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो वो या तो रिसीव करता है या तो एमिट करता है। जैसे कि हीट जैसे कि मान लो बॉडी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे डाले तो रिलीज करेगी, ठीक है, रिजेक्ट करेगी। अगर लो से हाई जा रही है तो ये एक एनर्जी क्या करेगी, रिसीव करेगी। लो से हाई जाने के समय उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एनर्जी रिसीव करेगी। तो इस एनर्जी का पता चलता है जब बॉडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही होती है। सेम वैसे ही वर्क का भी वही हिसाब है कि जब बॉडी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रही होती है तो उसमें वर्क ट्रांसफर का पता चलता है। इसलिए हम लोग कभी भी जब थर्मोडायनामिक्स से बात करते तो वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा होगा तब इन एनर्जीज का पता चलता है। तो इसको एनर्जी इन ट्रांजिट बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग जब इनिशियल जो लेंथ थी उससे फाइनल लेंथ में इसको लेकर चले गए, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ में। तो जो इसका इनिशियल स्टेट था उस समय इसकी लेंथ एक्सेट्रा अलग थी, फाइनल स्टेट में इसकी लेंथ एक्सेट्रा अलग है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसका स्टेट चेंज किया है। तो इस दौरान जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट विच इज द वर्क डन, ठीक है। एंड हियर वी विल बी कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, सो दैट वी विल बी एबल टू अप्लाई द हुक्स लॉ। नाउ तो स्ट्रेन एनर्जी की बात कर दी हम लोग कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन एनर्जी को कैपिटल यू से शो करेंगे। इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ एनी एनर्जी, दैट इज जूल्स, ओके, जूल्स, और आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर, ओके, क्लियर बात है ना। नाउ एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है अगर इसकी बात करें, जैसे कि मास की बात करते हैं कि मास क्या होता है, मैटर के बारे में बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है केजीज की जब बात करते हैं तो, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैटर है दैट इज डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। सेम वैसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट टर्म बता रहा हूं आपको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी दैट इज स्मॉल यू, और इसको बोलेंगे बेटा हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, SE फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो भी आपके पास मेंबर है लाइक रॉड, शाफ्ट, व्हाटएवर, उसका जो वॉल्यूम है उससे स्ट्रेन एनर्जी को डिवाइड कर दो। यानी कि जो U की वैल्यू आ रही है इस लॉजिक से, उस वैल्यू को आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। इसको लिखूंगा मैं जूल्स पर मीटर क्यूब। नाउ बेटा जो जूल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है वो, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल्स बाय द वे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। सो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल करके आता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। नाउ डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग कैसे एनर्जी दैट इज स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो बीच में कभी मैं एनर्जी बोल जाऊं तो समझ जाना मैं स्ट्रेन एनर्जी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग मैंने बोला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सियल, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो भी लोड लग रहा होगा, चाहे बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो, शियर हो, एक्सियल लोड हो, व्हाटसोएवर, द लोड विल बी अप्लाइड ग्रेजुअली। पहला याद रखना, इसमें हम लोग जो इनिशियल लेवल पर डिस्कस करेंगे देयर वी विल बी डीलिंग विथ द ग्रेजुअल लोड्स, ओके। लोड तीन टाइप के होते हैं, ग्रेजुअल लोड, सडन लोड एंड देन इम्पैक्ट लोड। जैसे कि ये मेरे पास ये मेरा कैलकुलेटर है, जैसे कि मेरे पास कैलकुलेटर रखा है ये। सो इसमें जैसे कि मैंने ये टोटल ये इतने दो पार्ट से मिलकर के बना है। अब इसको मैं ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैथमेटिकली। तो मैं हर एक पार्ट को एक एक करके रख रहा हूँ। तो वेट मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया, तो ये है ग्रेजुअल। मैंने इसको प्यार से एक साथ रख दिया विदाउट एनी जर्क, तो ये है आपके पास सडन लोड। पूरा लोड मैंने एक साथ लगा दिया, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप EMI पटाते हो, तो EMI आप पटाते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा, तो आप धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा पटाते जाते हो पैसे। वैसे ही ग्रेजुअल लोड में टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा लोड आप बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो जो आपके पास वैल्यूज़ हैं
आप कांस्टेंट रख सकते हो, दैट मीन्स आप कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट इंटरवल से लोड को बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप 1 2 3 4 5, सो हियर यू हैव अ कांस्टेंट इंटरवल। देन आप चाहो तो अगर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहो बढ़ा सकते हो, यानी कि जो आप कांस्टेंट इंटरवल में लोड्स को बढ़ा सकते हो या फिर आप जैसा भी चाहो बढ़ा सकते हो, बट जो लोडिंग है दैट शुड बी ग्रेजुअल। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेजुअल एंड इट इज सजेस्टेड कि लोड थोड़ा आराम से प्यार से धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, धीरे धीरे लगाना चाहिए लोड को। तो द रेट ऑफ लोडिंग शुड बी लो सो दैट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द लोड एट अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी लोड लगाते हो तो आप मटेरियल का जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई रेट ऑफ लोडिंग शुड बी लो। और अगर इसका भी हम लोग इफेक्ट देख चुके हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कि रेट ऑफ लोडिंग अगर फास्ट रखते हैं तो क्या होता है, और मैंने इस बारे में बताया था आप लोगों को। अगर आपको याद आया ये बात सुन के तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जा करके मुझे बताइए। ठीक है, सो 2-3 तरह के लोड बात किया मैं। ग्रेजुअल यानी कि लोड धीरे धीरे मैं 0 से लेकर के जहाँ तक जाना है, अगर मुझे 100 किलोमीटर तक जाना है तो 0 से 100 किलोमीटर तक मैं जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सडन एक साथ पूरा 100 किलोमीटर का लोड लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं गुस्से में आ गया, मैं बोला कि मैं एकदम भाई मतलब कब से देख रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ को गुस्सा था, मैं से पटक देते, किसी चीज़ को पटक देते हैं ना, मैं तो पटक देता हूँ, तो मैंने ऐसे पटक दिया जोर से, तो एक हाइट से मैंने इसको फेंक के मारा। सो बिफोर गेटिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी, अगर किसी भी लोड के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है सो उस दौरान में हम लोग बोलेंगे कि इंपैक्ट लोड हो रहा है। ठीक है, तो देखना, तो 3 जो लोड बताया मैंने आपको, ग्रेजुअल लोड बोला मैंने, ग्रेजुअल लोड, फिर बोला सडन। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला आपको तीसरा इंपैक्ट लोड। ठीक है, तो ग्रेजुअल लोड में क्या करते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास ये वेट है ना, ये वेट है, सपोज ये आपके पास वेट है, टोटल जितना आपके पास अवेलेबल है, इसको हम लोग सपोज ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, और इसको धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोड की वैल्यू में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। तो पहले एक प्लेट रखा, फिर दूसरा प्लेट रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, ऐसे करते करते पूरा फाइनल मैंने रख दिया इस तरह से। सो दिस इज ग्रेजुअल लोडिंग, दिस इज ग्रेजुअल लोडिंग। ओके, तो जब ग्रेजुअल लोडिंग की बात करोगे तो ग्रेजुअल लोडिंग को प्लॉट करना बहुत आसान है। ठीक है, मैं बोलूँगा ये जैसे कि लोड में लगा रहा हूँ इस तरह से, दिस इज टाइम। ओके, दिस इज टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से जो लोड है वो बढ़ता चला जा रहा है। हियर आई एम यू नो द रेट ऑफ लोडिंग इज कांस्टेंट। जैसे अगर रेट ऑफ लोडिंग कांस्टेंट है, मतलब आप कांस्टेंट इंटरवल में लोड्स लगा रहे हो, पहले 1 सेकंड में हर 1 सेकंड में आप सिर्फ 1 किलोमीटर लोड बढ़ा देते हो। 1 सेकंड में सपोज आप लोग 1 किलोमीटर का लोड बढ़ाते हो या फिर 1 न्यूटन का लोड बढ़ाते हो, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ लोडिंग विल बी कांस्टेंट। सो दिस dp/dt इज द रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग। हालांकि इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि रेट ऑफ लोडिंग कैसी है, फास्ट है या स्लो है, व्हाटएवर। ठीक है, ऐसा नहीं दिया जाएगा जनरली। इस तरह से अभी तक कोई टॉपिक अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सो ये ग्रेजुअल लोड है, ग्रेजुअल लोड है ना। सडन लोड में मतलब क्या, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड में लगभग सिमिलरिटी आपको दिखती है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो, इसमें भी अगर आप बात करोगे, इसमें अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो लोड की से बात करो, जैसे कि लोड वर्सेस टाइम, तो आप अचानक से पूरा लोड लगा दिए इसमें जितना आपके पास मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास जितना लोड है पूरा अचानक से एक बार में लग जाता है, लेकिन फर्क है। फर्क कैसे है, जैसे कि आप एक किताब को टेबल पे जस्ट रख दिए एंड ट्राई टू पुट दैट बुक ऑन द टेबल विथ 0 वेलोसिटी, एकदम स्लोली उसको प्यार से धीरे से रख दो, है ना, जस्ट रख दो उसको प्यार से एकदम बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के, जस्ट ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से उसको पुश करने का आप लोग ट्राई करो। हालांकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट मैथमेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप उसको आराम से जस्ट रख दिए विदाउट एनी वेलोसिटी। सो अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, जस्ट आपने रखने से पहले उसको ऑलमोस्ट 0 कर दिया था, वेलोसिटी इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो अगर वेलोसिटी बहुत 0 होने वाली लेटर से, तो हाफ mv² होने वाला है। अगर v बहुत स्मॉल है, इफ v इज वेरी स्मॉल, इफ इट इज वेरी स्मॉल, तो v² तो एकदम नेक्स्ट 0 के बराबर ही हो जाएगा ना, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बट अगर आप सोचो किताब को आप उठाओ और टेबल पे ऐसा छोड़ दो, तो इसका वेट तो उस पर अप्लाई होगा ही,
जब उस पर जब कांटेक्ट होगा तो वेट तो इसका लगेगा ही, लेकिन वेट के साथ साथ ये कोलिजन के दौरान जो एनर्जी आई वो भी उस पर ट्रांसफर होगी। आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो तरह से आप लोगों को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक डिफॉर्मेशन जो ये वेट कर सकता था अकेले, ठीक है, और दूसरा डिफॉर्मेशन जो कि इस एनर्जी जो कि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें ऐड कर दी और इसके कारण, तो जो डिफॉर्मेशन होगा उसमें जो आपने वेट ऐड किया है और जो आपने एनर्जी ऐड कर दी है काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इन द सडन लोडिंग द वेट इज नॉट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी, बट यहां पर जो भी लोड होता है, जो भी, जैसे कि एक बॉडी के ऊपर ये दूसरी बॉडी मैं रख रहा हूं, जैसे बीम है सपोज, जैसे कि सपोज बीम है आपके पास, तो इस बीम पे मैं अगर इम्पैक्ट लोडिंग की बात करूंगा तो एक W वेट जो है यहां पर H हाइट से गिर रहा होगा, तो W वेट इसमें आएगा, लेकिन जब इस पे जब इसके सरफेस को ये हिट करेगा उस समय इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आफ्टर हिटिंग द वेलोसिटी विल बिकम 0। Okay, so the change in kinetic energy will be half mv square. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो डेल के ही इसका आपको देखने को मिलेगा हाफ mv स्क्वायर। सो देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी बिफोर हिटिंग द बीम। बट जबकि अगर आप सडन लोड की बात करते हो तो आप कुछ नहीं, सडनली आपने लोड अप्लाई किया है तो पूरा का पूरा लोड आपने एक साथ अप्लाई किया है बस, विदाउट एनी शॉक, विदाउट एनी इम्पैक्ट। So that is sudden loading. Okay, so there is a difference between the sudden load and impact load. So in impact load there will be kinetic energy before hitting the second body, whereas sudden में जो भी load होगा, load will not have any kinetic energy. So just remember, load will not have KE, will not have KE, उसमें KE काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ग्रेजुअल से बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे सडन वगैरह को हम लोग और टेक्निकली डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं बोला कि मान लो कि जो लोड है वो कैसा है, लोड इज ग्रेजुअल। अभी के लिए मान लो, ठीक है, लोड ग्रेजुअल है, पहले पूरा ग्रेजुअल, क्योंकि हमारा पूरा जो सॉम है मैक्सिमम ग्रेजुअल लोड्स पे ही डिपेंडेंट है। स्टैटिक लोडिंग कंडीशंस में जनरली ग्रेजुअल लोड को हम लोग प्रीफर करते हैं, और जो सडन का जो इफेक्ट है और इम्पैक्ट का इफेक्ट है वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, बट फिलहाल अभी पूरा डिस्कशन जो है वो ग्रेजुअल लोड्स पे फोकस रहेगा। तो लोड जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सियल लोड, shear load, whatever that is being applied gradual. Now gradual apply क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर हुक्स लॉ का इस्तेमाल करना है, मुझे यहाँ पर हुक्स लॉ का इस्तेमाल करना है, और हुक्स लॉ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोड ग्रेजुअल लगाया जाए। ठीक है, और ये भी ज़रूरी है कि मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ फॉलो करता हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोड ग्रेजुअल लगा दोगे तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है वो करने लग जाएगा। सो सेकेंड थिंग, वी विल अज्यूम दैट मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ। ओके, मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को मटेरियल ये जो है वो फॉलो कर रहा है। अब आप मुझे नाम बताइएगा कि जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उसका नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो दो चीज मैं यहाँ पर अभी अज्यूम कर दिया कि मटेरियल जो है हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लोड जो है ग्रेजुअल लग रहा है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सियल लोड्स के लिए। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सियल लोड के लिए। ओके, एक्सियल लोड के लिए स्टार्ट किया। तो एक्सियल लोड के लिए मैं बोलता हूँ, जो एक्सियल लोड है आपके पास किसी भी बार में, वो P है, इस तरह से P लोड लग रहा है, टेंसाइल। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, लेट अस से दिस इज L, एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड जो टोटल चेंज इन लेंथ हो गया दैट इज डेल L। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो डिफॉर्मेशन होता है इधर भी होगा इधर भी होगा खींचने पे, लेकिन हम लोग दोनों को जोड़ के एक तरफ शो करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो आपने जो लोड लगाया है वो कैसा लगाया बोला मैंने, ग्रेजुअली लगाया है। तो इससे हुआ क्या होगा, इसको एनालाइज करने के लिए डायग्राम देखते हैं हम लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। ठीक है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम इस तरह से। तो लोड जब 0 रहा होगा उस समय कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं रहा होगा। नाउ क्योंकि मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप आई होप अब तक आपने आंसर टाइप किया होगा, नहीं किया है तो आप करो, अभी तुरंत वीडियो पॉज करो और आंसर टाइप करो इसका जो मैंने पूछा है कि इसका नाम क्या होता है। ओके, तो जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ होता है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन फॉर एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, सो द मटेरियल विल बिहेव लीनियरली, सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन।
ओके, ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, क्लियर बात है, ये हो गया। तो जो फाइनल आपका लोड है दैट इज पी, इस दौरान जो आपको टोटल डिफॉर्मेशन मिला दैट इज एल। तो आप ये जो पी लगाते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब दिखता है आप लोग को ना सोम में, तो पूरा जो पी का लोड होता है वो एक साथ नहीं लगा होता, वो आप जीरो से बढ़ा के लाए होते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ एजम्पशन, ओके, क्योंकि हम लोग हुक्स लॉ को यूज करते हैं पूरे सॉम में, और उसके लिए लोड ग्रेजुअल ही होना चाहिए। दैट्स वाई हमेशा याद रखना, कभी भी जो क्वेश्चन दिखता है कैंटिलीवर में कहीं पॉइंट लोड लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम में कहीं पर कोई पॉइंट लोड लगा है, कोई भी लोड लगा है, सो वट एवर इज द लोड दैट इज बीइंग अप्लाइड ग्रेजुअली, ठीक है, ऐसा बोल के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो यहां से ये स्टार्ट हुआ, अब आपने क्या किया है, इसको पी लोड तक लेकर के, और मैंने बोला था जब आप डिफॉर्म करते हो, सो ड्यूरिंग दिस डिफॉर्मेशन यू हैव डन सम वर्क, यू हैव डन सम वर्क। नाउ लेट अस से आपने इसको किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि आप लोड ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो तो किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, किसी इंस्टेंट पे आपने इसमें डिफॉर्मेशन किया dx का, और इतना करने के लिए आपको px फोर्स की आवश्यकता रही, ठीक है, तो आपने px फोर्स लगा करके dx स्मॉल एक डिफॉर्मेशन इसमें कॉज किया, ठीक है। सो वर्क डन, सो इस वर्क जो स्मॉल वर्क डन है दिस विल बी p इंटू डी एक्स, पी एक्स इंटू डी एक्स, इतना वर्क आपने किया एक छोटा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। तो पूरा जो आप जीरो से लेके यहाँ तक जो कांड किए हो, इसके लिए कितना वर्क किया होगा आपने, तो इसके लिए ध्यान देते हैं। हमारा जो px है उसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, लीनियर है, यानी कि ये टोटल जो दिख रहा है मुझे, ये सामने मेरे फोटो जो दिख रहा है, ये फोटो एक ट्रायंगल की फोटो है, और यहाँ से px अपॉन लेट अस से जो इंस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक के उस इंस्टेंट पे लेंथ x थी इसकी, तो px अपॉन x लिख सकता हूँ, ठीक है, उसकी जो लेंथ थी उस दौरान, और उस तरह मतलब px के आने से पहले बेसिकली उसमें जितना डिफॉर्मेशन हो चुका है तो उसमें x डिफॉर्मेशन हो चुका था। नाउ अब सर्टेन डिफॉर्मेशन और किया आपने, dx डिफॉर्मेशन और किया, तो दिस इज x, ओके, सो दिस विल बी p बाई डेल n, ऐसा आई बात समझ में। तो किया क्या मैंने बोला कि भाई आपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लोड लगाया, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लोड लगाया, उस और ये लोड लगा के आपने इतना डिफॉर्मेशन क्रिएट किया एक्स्ट्रा। नाउ यहाँ तक आने से पहले इतना डिफॉर्मेशन हो चुका है, कितना डिफॉर्मेशन हो चुका है, एक्स डिफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो ट्रायंगल मिल रहा है इसकी हाइट है पी एक्स और इसका बेस है एक्स, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है दैट इज पी एंड दिस इज डेल एल। तो यहाँ से पी एक्स आपको मिल जाएगा पी अपॉन डेल एल, ओके, इन टू एक्स। क्लियर है क्या, ये आप लोगों को मिल गया है ना। नाउ यहाँ से आप लिख सकते हो जो वर्क डन आप लोग कर रहे हो दैट इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू डेल एल, ओके, इंटू एक्स इंटू डी एक्स। नाउ जो टोटल वर्क आप कर रहे हो W दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, फ्रॉम 0 टू डेल एल। सो ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल बी हैविंग पी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल एल फ्रॉम 0 टू डेल एल, फ्रॉम 0 टू डेल एल। तो यहाँ से बेटा आपने क्या किया, ये जो एलिमेंट लिया था, देखो अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, pdx जब आप लिख रहे हो बेसिकली, तो जो pdx से ध्यान देना, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। देख पा रहे हो क्या, ये जो रेक्टेंगल जैसा एलिमेंट लिया आपने, है ना, ये जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया आपने छोटा सा, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट आपने लिया इस तरह से, ठीक है, ये जो एलिमेंट लिया आप लोगों ने, इसकी हाइट है px और विड्थ है इसकी dx। तो इसका जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ एलिमेंट, दिस इज एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट इन व्हाट, इन P वर्सेस डेल एल डायग्राम। इस डायग्राम में एलिमेंट का एरिया, एलिमेंटल एरिया। नाउ इस एरिया को जब आपने इंटीग्रेट किया तो क्या मिल गया आप लोगों को, तो उस केस में आप लोगों को इस पूरे के पूरे डायग्राम का एरिया मिल गया। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया यू गॉट द एरिया under load versus deformation diagram. So this integration will lead you to a solution that is W is equal to half P into del L, and this is equal to area under, okay, load versus deformation diagram. दिस इज द एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। और ये क्या है, ये है बेसिकली एक वर्क डन है, ये बेसिकली क्या वर्क डन है ना, ये बेसिकली क्या एक वर्क डन है, ओके, ये बेसिकली वर्क डन है। एंड वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग
deformation, work done during deformation. So this will be strain energy. So strain energy under the axial loading condition will be half P into del L, और ये इसका जो यूनिट होगा that will be joules. Okay, that will be joules. क्लियर है क्या बात? That will be joules. Now इसको थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं. तो आप जानते हो अगर मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो डेल एल क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई होता है, और इसको लिख सकते हो सिग्मा इंटू एल बाई ई लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो. सो नाउ ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू हाफ, ओके, हाफ p, ओके, इंटू सिग्मा इंटू एल बाई ई. नाउ यहाँ पर p में से अगर मैं एक a का डिवाइड कर दूँ तो सिग्मा ए भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. नाउ किससे कुछ चेंज नहीं हुआ इक्वेशन में. सो p बाई ए विल गिव मी अनदर सिग्मा. सो यू विल बी हाफ सिग्मा स्क्वायर a इंटू एल बाई ई. ओके, दिस विल बी द इक्वेशन. नाउ a इंटू एल क्या होगा? ए क्या है यहाँ पर? बेसिकली ए क्या होता है? दिस ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, हर चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा, अब आपको पता होना चाहिए. ए क्या होता है यहाँ पर? पी एल अपॉन ए में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना, याद आ गया? ठीक है, नहीं याद आया तो थोड़ा सर पे ठोको, याद आएगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ए हो गया आपके पास. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ जब किसी भी चीज़ का करेंगे, खासकर जैसे कि यहाँ पर रॉड लिया है, तो दैट विल गिव मी दी वॉल्यूम. सो ए इंटू एल इज वॉट? वॉल्यूम. So this becomes half sigma square into V by E. This is the strain energy. In terms of stress and Young's modulus, this is the strain energy for the same situation in terms of load and deformation, that is del L. Now, if I want to know the strain energy density, that is strain energy per unit volume. तो strain energy density की बात करते हैं ना, स्मॉल u की बात करते हैं. सो दिस विल बी कैपिटल U बाई वॉल्यूम. सो दिस विल बी हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई E, ओके, और सिग्मा स्क्वायर बाई 2E. दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटीज अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग और एक्सियल लोडिंग, सिंपली यू कैन से. ये हो गया आप लोगों के पास. ओके, क्लियर बात है. तो जो स्ट्रेन एनर्जी आई है आप लोगों की, दैट स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू दी, हमेशा याद रखना, एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम. ठीक है, एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम. क्लियर बात है. और अगर आप यहाँ से देखो, थोड़ा सा यहाँ से अगर आप देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इसको लिख सकते हो सिग्मा इंटू सिग्मा बाई ई. नाउ सिग्मा बाई जी ई जो होगा दैट विल बी एप्सिलॉन, दैट इज द स्ट्रेन. ओके, कहाँ से आया? हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ना, हम तो एज्यूम कर चुके हैं. तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन. सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, व्हाट इज दैट? दैट इज हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि मटेरियल कैसा है? लीनियर इलास्टिक मटेरियल है बोला मैं. ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है. इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है इस तरह से. एलो, इस तरह से हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है. तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसका जो आपने एरिया निकाला, दिस एरिया देखो, जैसे आपने यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेन लिया, यहाँ पर स्ट्रेन है लाइक दिस, और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन सिग्मा एक्स है. इसको आप इंटीग्रेट करो, दिस इज डी एप्सिलॉन. तो इस एलिमेंट का जो एरिया हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा एक्स इंटू डी एप्सिलॉन. ठीक है, दिस इज अगेन सिग्मा. सेम कॉन्सेप्ट जो P इंटू डेल एल में यूज़ किए हैं वो यहाँ यूज़ करो, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा सेम टू सेम. ठीक है, सेम टू सेम ये फॉर्मूला मिल जाएगा. अगर आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि यूज इक्वल टू क्या लिखे, हाफ P इंटू डेल एल लिखे हैं. ठीक है, हाफ P इंटू डेल एल लिखे हैं हम लोग. क्लियर बात है क्या? इसको थोड़ा सा ओपन करो, देखो, हाफ P, ओके, इंटू पी एल अपॉन ए ई, इस तरह से लिखे हम लोग. ये हो गया आप लोगों के पास, है ना. नाउ दिस इज चेंज इन लेंथ, है ना. ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज चेंज इन लेंथ, राइट. अगर इसमें इसको मुझे क्या करना है, इसमें मैं ए एल का मल्टीप्लाई कर दूँ एंड डिवाइड कर दूँ, ए एल का मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा. यहाँ से देखो, दिस विल बी हाफ, ओके, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी सिग्मा, ओके, दिस विल बी स्ट्रेन एंड दिस विल बी वॉल्यूम. हो गया. यहाँ से देखो ना, मैंने a इंटू एल का मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, दैट इज वॉल्यूम का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया मुझे. और इसमें मैं जब
वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, यानी U बाई V कर दिया था, देखो क्या मिल गया, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली, ठीक है, आप चाहो तो उसको इंटीग्रेट करके भी ला सकते हो बिटवीन 0 टू एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन एक्स, दिस इज एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, सेम वही तरीका, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज एप्सिलॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट करो जैसे कि पी वर्सेस डेल डायग्राम में हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म किया था, सेम उसी लॉजिक पे इसको इंटीग्रेट करो, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जो होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया है, दैट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। जबकि स्ट्रेन एनर्जी किसके डायग्राम का एरिया है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। तो जब आप लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम निकाल करके उसका एरिया निकालते हो, एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, सो दैट गिव्स यू द स्ट्रेन एनर्जी। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का निकालोगे तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर बात है। सो ये आप लोगों का एक्सियल लोडिंग का कंडीशन हो, एक्सियल लोडिंग का कंडीशन हुआ ये। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन के बारे में सोचो जिसमें आप लोगों के पास लोड या एरिया वेरी कर रहा हो, ऐसा जैसे कि टेपर्ड बार हो सकता है, स्टेप्ड बार हो सकता है, या मान लीजिए ऐसा कोई बार हो सकता है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सियल लोड लग रहा हो, इस तरीके का जो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में देखा था, है ना, इस तरीके का हम लोगों ने देखा हुआ है प्रीवियसली। तो इस तरह से आप लोगों के पास मान लीजिए इस तरह से आपके पास लोड लग रहा है, इस तरह से लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सियल लोड लग रहा है। तो लोड वेरी कर गया, या फिर जैसे कि टैपर्ड बार ले लिए हम लोग कोई एक, तो टैपर्ड बार में इस तरह से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह से वेरी कर गया। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हो एक्स डायरेक्शन बोले अगर, तो एरिया जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एरिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको देखना। तो इस कंडीशन में हमने जैसे कि फॉर्मूला देखा भाई, यू इज इक्वल टू होता है, अगर यूनिफॉर्म बार है आपके पास तो हाफ पी इंटू डेल एल होता है आप लोगों के पास, है ना, हाफ पी इंटू डेल एल आप लोगों के पास होता है। इसको आप जैसे सॉल्व करते हो तो हाफ ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी एल अपॉन ए ई, ये आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। सो एल अगर लेंथ है तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आई आपकी पी लोड लगाने पर, दैट विल बी दिस वैल्यू, ओके, फॉर द मटेरियल विच फॉलोज द हुक्स लॉ। क्लियर, एंड दिस विल बी द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये हम लोगों ने, सॉरी, एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, दिस विल बी एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये हम लोगों ने देख लिया है। अब देखना या मैं अगर बोलूं कि किसी भी ऐसे केस में जो हम लोगों ने अभी बात की जिसमें लोड या एरिया वेरी कर रहा हो, उसमें एक एलिमेंटल लेंथ अगर मैं लेता हूं, सो फॉर एलिमेंटल लेंथ आप लोगों को जो स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी दैट इज du विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंटल लेंथ dx, ओके, अपॉन 2AE। ऐसा लिख सकता हूं किसी एलिमेंटल लेंथ के लिए मैं। ठीक है, नाउ अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो सो यू विल गेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जो उसमें स्ट्रेन एनर्जी आप लोगों की आ रही है, जो स्ट्रेन एनर्जी आई वो मिल जाएगा आप लोगों को, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू L p स्क्वायर dx अपॉन 2AE। तो अगर आप लोगों के पास एरिया वेरी कर रहा हो, या फिर अगर आप लोगों के पास जो लोड है वो वेरी कर रहा हो, मे बी p जो है, हो सकता है कि p आपके पास फंक्शन ऑफ x हो, और हो सकता है कि जो एरिया है वो फंक्शन ऑफ x हो। सो कोई दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा, तो उस केस में, वेरिएशन के केस में, हम लोग स्ट्रेन एनर्जी इस फॉर्मूले से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एंड अगेन दिस विल बी द एरिया अंडर स्ट्रेस, एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सो एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो हमने जो देखा है ना, एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, ये हमने देखा फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए देखा था हम लोगों ने, P इंटू डेल एल, ये जो देखा था हम लोगों ने। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, दिस वॉज हाफ P इंटू डेल एल, ये आप लोगों के पास हुआ था। नाउ जस्ट कंसिडर द अनदर टाइप ऑफ लोडिंग विच इज द सडन लोडिंग, विच इज द सडन लोडिंग, ओके, सडन लोडिंग। तो सडन लोडिंग में मैंने बताया था कि आप एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूरा का पूरा जो लोड है वो अप्लाई कर देते हो। तो आप लोगों को उस कंडीशन में जो एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग लेकर के चलते हैं लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, दैट गोज समथिंग लाइक दिस। ओके, लोड लगा और एकदम, अब देखो लोड लगेगा
तो एकदम से तो ऐसा तो लोड आप तुरंत लगा सकते हो, लेकिन डिफॉर्मेशन तो बढ़ेगा ना धीरे से। लोड आप 100 किलोमीटर का लोड एक साथ रख सकते हो विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, बट आप जो डिफॉर्मेशन मतलब जैसे कि होता है ना एकदम तुरंत यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपका जो 100 mm ऑफ लेंथ है, अगर वो 110 mm हुआ है, सो वो 110 से 100 से 110 तक जब गया होगा तो 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा हुआ होगा ना। सो इसलिए हम लोग लोड तो पूरा एक साथ लगा दिए, बट डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से। और एज हम लोग ये पाथ जनरली कंसिडर करते हैं कि ऐसा हुआ है इंस्टेंटली विदाउट एनी डेविएशन। लोड तो आपका कांस्टेंट है, लोड आप लोगों का कुछ चेंज हो नहीं रहा है, और जो लेंथ है वो लोड रखने लगाने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ी है, तो हम लोग उसको इसलिए लोड इज कांस्टेंट, एंड उसके बाद जो डिफॉर्मेशन है वो होता चला गया। मतलब 100 mm था, अब 100 से वो स्पीड से होगा क्योंकि पूरा लोड आपने एक साथ लगा दिया है। सो अंडर कांस्टेंट लोड इट विल मूव फ्रॉम 100 टू 110, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट विल गोज लाइक दिस, ठीक है, इट गोज लाइक दिस। तो इस तरह से आप लोगों का सडन लोडिंग में डायग्राम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, सडन लोडिंग में आप लोगों को डायग्राम मिलेगा। नाउ एज यू कैन सी दोनों मटेरियल आपके पास हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर देखो दोनों का, तो एग्जैक्ट जो बिहेवियर है लोड के लिए जो उसका जो रिस्पांस है वो सडन लोडिंग में हम लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो वर्क किया, वर्क करने के लिए आपने फोर्स एक साथ लगा दिया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप लोगों को डिफॉर्मेशन मिलता चला गया लाइक दिस। तो आपने पी लोड लगाया और आपको इतना डिफॉर्मेशन मिला। नाउ दिस इज द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम फॉर सडन लोडिंग। नाउ अगर आप मान लीजिए इसी स्थिति तक के P और डेल L तक के कैसे जाते, स्टेप वाइज जाते, ठीक है, तो ऐसे पहुंचते आप, धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाते, है ना, ऐसा होता क्या, देखो P लोड तक, P लोड लगा के अगर मैं डेल L डिफॉर्मेशन लाता अंडर ग्रेजुअल लोड, तो मेरा जो पाथ होता लोडिंग का वो ये होता। तो दिस इज फॉर ग्रेजुअल लोड, दिस इज फॉर ग्रेजुअल, एंड दिस इज फॉर सडन। ओके, नाउ वन थिंग इज क्लियर दैट ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, सडन लोडिंग के लिए जो डायग्राम दिख रहा है वो रेक्टेंगल दिख रहा है। सो अगर मैं बोलूं एरिया अंडर स्ट्रेस, एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, एरिया मेरे बार बार मेरे मुंह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकला है, पार्डन मी फॉर दैट। ओके, तो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम जो है उसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू डेल L। दिस इज द एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, एरिया और अंडर, ओके, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, ओके, फॉर सडन लोड, फॉर सडन लोड, ठीक है। सडन लोड के लिए आपने ये आपको ये एरिया जो है देखने को मिला। ओके, सो दिस इज U, दिस इज U फॉर सडन, U सडन, ठीक है, ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड जो U आपके पास ग्रेजुअल के लिए मिल रहा है दैट इज हाफ P इंटू डेल, हाफ P इंटू डेल L। तो आप देख सकते हैं कि जो सडन लोडिंग में जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिल रही है वो आपके ग्रेजुअल लोड के कंपेयर में डबल है। तो आप लिख सकते हो यहां से U सडन जो है, U सडन जो है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ U ग्रेजुअल, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखना, तो ये तो रही आपने जो लोड किया, तो ये जो है दिस एरिया इज योर स्ट्रेन एनर्जी विच इज द एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। सिमिलरली यहां पर भी जो है दिस इज द एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम फॉर द सडन लोडिंग, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी, बट द एरिया अबव द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, इसके ऊपर का जो एरिया है विच इज प्रोजेक्टेड ऑन दी P लोड एक्सिस, तो इसका जो एरिया निकालूं मैं जो कि P एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने जो लाइन जो बनी है इसको मैंने नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया, इसका प्रोजेक्शन मैंने किया नीचे की तरफ लाइक दिस फ्रॉम 0, और ये मिल रहा है डेल L, तो ये नीचे की तरफ मैंने प्रोजेक्ट किया। नाउ एरिया अबव निकाल दो दिस, ओके, ये हो जाएगा एरिया अबव, एंड प्रोजेक्ट किया मैंने इसको किस तरफ, लोड एक्सिस की तरफ। सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी जस्ट
वही याद रखना कि दैट इज द एरिया अबाउ द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम प्रोजेक्टेड ऑन द लोड एक्सिस। ठीक है, लोड एक्सिस में उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो एरिया अबाउ या करके भी आप याद रख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी को। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी यूजफुल, जब हम लोग डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तो आप इसका एरिया देखिएगा, ये कैसा मटेरियल है बोला, ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये लीनियर इलास्टिक है, ये लीनियर इलास्टिक है ना, लीनियर इलास्टिक मटेरियल है ये। अब लीनियर इलास्टिक है तो ये तो स्ट्रेट लाइन ठहरी, ये है आपके पास रेक्टेंगल, सो दिस इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है, जो रेक्टेंगल है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया जो है वो बराबर होगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी है विच इज द एरिया अबव the load versus deformation diagram projected on the load axis will be equal to the strain energy for linear elastic material। तो उसको मैं जैसे कि अभी बोला कि ये u डैश है, लेट अस से इसको मैं u डैश रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सो u डैश इक्वल टू u होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी u डैश बोला मैं अगर, तो ये होगा स्ट्रेन एनर्जी u के बराबर फॉर लीनियर इलास्टिक, फॉर लीनियर इलास्टिक। अब इसको देखो, ये कोई ऐसा साइंस तो है नहीं, बट आप इसको एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो। ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया बेटा, ये वाला, ठीक है, जिसका नीचे वाले हिस्से को बोल रहा हूं मैं, ये वाले जिसमें ब्लैक शेडिंग की मैंने, इसको मैं बोल रहा हूं एरिया बिलो दी, एरिया अंडर दी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, और ये ऊपर वाले को क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले रिमेनिंग जो हाफ है रेक्टेंगल का, उसको बोल रहा हूँ एरिया अबव दी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। तो ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली, ये रेक्टेंगल और क्या ये रेक्टेंगल सेम दिख रहा है आपको? यस, यहाँ भी P इंटू डेल एल बोला मैं, वहाँ भी P इंटू डेल एल है, सॉरी P एन डेल एल है ना, P एन डेल एल है वहाँ पर। तो यहाँ से आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोगों को P लोड पे डेल एल डिफॉर्मेशन मिल रहा है फॉर सडन एंड द ग्रेजुअल लोड, फॉर सडन एंड द ग्रेजुअल लोड, तो उसके लिए आप लिख सकते हो U डैश जो होगा, U डैश विल बी इक्वल टू U P डेल एल फॉर सडन। मैं ऐसा P डेल एल उसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि दोनों केस में सडन के केस में और ग्रेजुअल के केस में जो डिफॉर्मेशन मिला और जो आपने फाइनल जो लोड लगाया दे आर इक्वल। तो सडन लोड आपने P लगाया, P एक सडन लोड लगाया, आपको डेल एल डिफॉर्मेशन मिला, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन एनर्जी है माइनस U फॉर P एंड डेल एल अंडर ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल लोड करके क्या आपने सेम चीज जब करी तो जो स्ट्रेन एनर्जी मिली, यानी कि इस डायग्राम को देखो, जब आपने सेम चीज करी और आपको स्ट्रेन एनर्जी मिली, जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिली ये वाली, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी फॉर ग्रेजुअल लोड, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी फॉर ग्रेजुअल लोड। यहाँ पर भी आप फाइनली कहाँ पहुंचे हो, P पहुंचे और डेल एल आपके पास डिफॉर्मेशन है, और आप लोग सडन लोडिंग में भी सेम चीज किए हो, आपके पास P लोड आया है और डेल एल डिफॉर्मेशन है, तो दोनों के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंट है, दिस इज P डेल एल, ओके, एंड दिस इज P इंटू डेल एल। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री है एंड जो स्ट्रेन एनर्जी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इफ देयर इज अ नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, ओके, यानी कि नॉन लीनियर बिहेवियर अगर आपको मिले फॉर नॉन लीनियर इलास्टिक, यानी कि ऐसे मटेरियल जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, फॉर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल की बात करो जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जैसे कि रबड़ जो है, रबड़ एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, हाँ, तो यहाँ पर आपके पास लोड और इस तरफ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ डिफॉर्मेशन डेल एल, ओके, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन P डेल एल हो गया। नाउ ग्राफ जो बनेगा यहाँ पर वो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरह से, कुछ मैंने ऐसा कुछ नॉन लीनियर सा बना दिया। आप अगेन पहुंचे, देखो यहाँ पर P और कोई सर्टेन डिफॉर्मेशन है इसके का लोड के करस्पॉन्डिंग डेल एल, ठीक है, सो दिस इज डेल एल एंड दिस इज P, ओके, P लोड पे आपको डेल एल डिफॉर्मेशन मिला। तो अगेन इफ यू विल सी एट एनी x डिफॉर्मेशन, और यू कैन नेम इट डेल एल x, किसी भी सर्टेन डिफॉर्मेशन पर, है ना, यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया लाइक दिस इन दिस डायग्राम, ओके, दिस इज dx, लेटर से करस्पॉन्डिंग लोड इज px,
करस्पॉन्डिंग लोड इज पी एक्स। सो इसका जो एरिया निकल जाएगा एलिमेंट का, दैट इज अगेन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका एलिमेंट का एरिया निकल जाएगा, है ना। अब अगेन जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, दैट इज द एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, दैट विल बी पी एक्स इंटू डी एक्स, ओके। एंड दिस एरिया विल बी दिस, ये वाला एरिया होगा पूरा, ये एरिया, दिस इज द एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी, दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी, दिस विल द स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी किसकी, इस नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी ये हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप सेम वही लोड इस पे लगाते, तो लोड आप सडन लगाते अगर लाइक दिस, इसी कंडीशन में, तो लोड आपने एक बार लगा दिया, पूरा का पूरा लोड एक बार रख दिया, नाउ लोड विल नॉट वेरी। सडन केस के लोड के केस में लोड वेरी नहीं करा, आप एक बार पूरा लोड लगा दिया, जबकि ग्रेजुअल लोड आप लगा रहे हो, हियर द लोड इज बीइंग अप्लाइड ग्रेजुअल, आपने इनिशियली कोई लोड नहीं लगाया था, जीरो लोड जीरो डिफॉर्मेशन, उसका आप लोड बढ़ाते गए ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते गए, आप फाइनली इस तरह से पहुंच गए यहाँ पर। दूसरा कुछ बिहेवियर भी हो सकता था बट नॉन लीनियर। अब वही लोड जो आप पी लगाए हो, अब आप सेम उसी लोड को चाहते हो सडनली लगाना, तो आप सडन लोड जब लगा दोगे तो लोड आपने एक बार ले जाके रख दिया है, नाउ स्टेप वाइज अंडर कांस्टेंट लोड मटेरियल विल डिफॉर्म। तो इस तरह से आप लोगों को डायग्राम मिलेगा सडन लोड का, लाइक दिस। क्लियर बात है ना। अब दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एट, दिस इज द एरिया, दिस, ये जो मैं एरिया भी जो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया जो करंटली मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द एरिया अबव द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, अबव द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम एरिया है ये वाला, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी। तो यू कैन क्लियरली सी, देखो ये वाला एरिया भी बड़ा दिख रहा है, ये एरिया छोटा दिख रहा है, यानी कि नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल के केस में जो यू डैश है, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, एंड द स्ट्रेन एनर्जी आर नॉट इक्वल। Okay, so for non-linear elastic behavior, the complementary strain energy and the strain energy will not be equal. Complementary strain energy का इस्तेमाल होता है आपके कास्टिग्लियानो थ्योरम में, जो एनर्जी मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग डिफ्लेक्शन एक्सेट्रा फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी का इस्तेमाल होता है। बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी का उसमें इस्तेमाल होता है, वो मैं बताऊंगा जब हम लोग उस टॉपिक को डील करेंगे। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़ लिया, स्ट्रेन एनर्जी भी मैंने आपको बता दिया, दोनों के लिए, सडन के लिए और ग्रेजुअल के लिए, दोनों के लिए। तो यहां से अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों को डेल एल निकालना होगा, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो यूजिंग दिस कोरिलेशन, ठीक है, यूजिंग दिस कोरिलेशन इस तरह से। एंड दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, मैंने जस्ट एज्यूम किया है कि अगर मैं सेम लोड, जस्ट मैंने एज्यूम किया यहां पर कि मान लीजिए ये सेम डिफॉर्मेशन किसी सडन लोड में जाता तो क्या होता, ओके। तो जस्ट ये जो सेम डिफॉर्मेशन पी और डेल एल का जो आपको क्राइटेरिया दिख रहा है, ये सेम अगर मैं एक सडन लोड के थ्रू जाऊं तो व्हाट विल बी द पाथ, दिस विल बी द पाथ, एंड आई कैन ड्रॉ लाइक दिस विदाउट एनी हेजिटेशन, आई कैन इजिली ड्रॉ लाइक दिस कि भाई एक पी लोड है और उस पर मुझे डेल एल डिफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, दैट्स इट। आप लोग एक सडन लोड का यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजिली, ठीक है। नाउ देखो, ये हो गया आप लोगों के पास। हम लोगों ने एक्सेल लोडिंग का देख लिया, अब बात करते हैं अगर मान लो बेंडिंग हो रही होगी तो क्या होगा, ओके। तब देखते हैं बेंडिंग के बारे में, स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोई बीम थी इनिशियली स्ट्रेट इस तरह से, ऑफ लेंथ एल लेटर से, इसमें आपने इस तरह से प्योर बेंडिंग दी बाय अप्लाइंग बेंडिंग मोमेंट्स, ओके, एट द एंड्स। तो इसमें अब सैगिंग हो जाएगी इस तरह से, जिस तरह के बेंडिंग मोमेंट लगे उसके अकॉर्डिंग इस तरह से इसमें आपको सैगिंग देखने को मिलेगी, लाइक दिस। दिस इज द एंगल ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ कर्वेचर। नाउ इनिशियली इसकी जो लेंथ थी अगर वो एल थी, तो आफ्टर बेंडिंग भी एक प्लेन होता है जिसकी कोई भी लेंथ चेंज नहीं होती, यानी कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्री होता है, क्या नाम है उसका नाम है न्यूट्रल प्लेन। तो जो न्यूट्रल प्लेन है उसकी कोई भी लेंथ चेंज नहीं हुई होगी, तो उसकी लेंथ अभी भी कितनी है, एल है, ठीक है, उसकी लेंथ अभी भी कितनी, एल है। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर O will be the radius of curvature, okay।
तो आप जब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, सो यू आर डूइंग सम वर्क, ओके, यू आर डूइंग सम वर्क टू डिफॉर्म दैट बीम। और जैसे जब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण इनिशियली जो आप लोगों के पास एंगल ऑफ कर्वेचर था थीटा, दैट वाज जीरो, थीटा जो था वो जीरो था आपके पास एंगल ऑफ कर्वेचर। नाउ हियर अब आप क्या कर रहे हो, जब इसको बेंड करते हो जो एंगल ऑफ कर्वेचर है दैट इज इंक्रीजिंग। सो आप इस बीम को जब बेंडिंग मोमेंट्स दे रहे हो इस तरह से, प्योर बेंडिंग जैसे अभी आपने दी, तो उस कंडीशन में आप लोग जो इसका एंगल ऑफ कर्वेचर है थीटा वो इंक्रीज कर रहे हो। सो इफ द मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक ऐसा मैं मानता हूं इनिशियली, ठीक है, और हमेशा हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे आगे वो लीनियर इलास्टिक यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसके लिए मैं देखा। तो स्ट्रेन एनर्जी मैं इसकी लिख पाऊंगा, इसकी स्ट्रेन एनर्जी होगी जैसे जैसे आप देखना आप m बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाएगा। तो थीटा इनिशियली जीरो, जो एंगल ऑफ कर्वेचर है थीटा क्या आपके पास, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ कर्वेचर, तो थीटा इनिशियली जीरो था, m भी इनिशियली कुछ नहीं था। नाउ लीनियर इलास्टिक है तो इस तरह से ये जाएगा, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप m को इंक्रीज करते जाओगे थीटा भी उसके करस्पॉन्डिंग इन अ लीनियर फैशन इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस विल बी m थीटा फाइनली, ठीक है। सो थीटा आपने एंगल ऑफ कर्वेचर क्रिएट किया है और उसके करस्पॉन्डिंग आपने m यहां पर बेंडिंग मोमेंट फाइनली अप्लाई किया इन अ ग्रेजुअल मैनर। सो ये जो एरिया अंडर दिस इज द लोड, बेसिकली ये जो बेंडिंग मोमेंट है bm, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लोड एंड दिस इज योर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, जो एंगल ऑफ कर्वेचर है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, एंगल ऑफ कर्वेचर बता रहा है कि बेंडिंग हुई है। अगर कोई बेंडिंग नहीं हुई तो एंगल ऑफ कर्वेचर जीरो है यानी कि नो डिफॉर्मेशन। सो एंगल ऑफ कर्वेचर जो है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है बेटा डिफॉर्मेशन को। सो इट इज अनदर कैटेगरी ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। यहाँ लोड एक बेंडिंग लोड है, ठीक है, और जो डिफॉर्मेशन है वो कर्वेचर का एंगल है, एंगल ऑफ कर्वेचर। Okay, so this is another type of load versus deformation diagram. So area under this will be the strain energy of bending. Okay, so this is the area under m versus theta diagram. M versus theta diagram will be equal to strain energy of bending. Strain energy of bending. And here you have seen there is a pure bending. ठीक है, so यहाँ से जो area आ रहा है that is U equal to half m multiplied by theta, m multiplied by theta. Now theta जो है आप देखोगे theta is angle is equal to arc upon radius, ये हम जानते हैं, तो theta is equal to लिख सकता हूं मैं L by R। Now अगर प्योर बेंडिंग हो रही है तो m by I is equal to sigma upon y is equal to E by R, ऐसा मैं लगाया। सो यहाँ से m by I is equal to E by R ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 by R जो है ये 1 by R, दिस विल बी इक्वल टू m अपॉन ई आई। तो यहां से आप लिख सकते हो अगेन जो u है, ओके, जो u है उसको लिख सकते हो आप स्ट्रेन एनर्जी को, ओके, स्ट्रेन एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हो दैट u इज इक्वल टू हाफ, ओके, m इंटू एम अपॉन ई आई। ई आई क्या है, फ्लैक्चर रिजिडिटी है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ओके, ये हो जाएगा आपके पास m, यहाँ l रह गया मेरा, ठीक है, 1 बाई आर इंटू एल, तो ये जाएगा m स्क्वायर l अपॉन 2ei। ओके, ये हो गया आप लोगों के पास स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बेंडिंग। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बेंडिंग जो है, ओके, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ जो बेंडिंग है, सो u ऑफ बेंडिंग इज इक्वल टू m स्क्वायर l अपॉन 2ei, ये आपके पास आया फॉर प्योर बेंडिंग। ना अगर प्योर बेंडिंग नहीं हो रही होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि देखते हैं अदर प्योर बेंडिंग नहीं हो रही है, जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे मैं लिया विथ पॉइंट लोड और एनी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहाँ पर आपको प्योर बेंडिंग नहीं मिलेगी। हियर यू वोंट हैव प्योर बेंडिंग, यहाँ प्योर नो प्योर बेंडिंग, यहाँ प्योर बेंडिंग नहीं होने वाली, शेयर फोर्सेस विल बी देयर। तो उस दौरान बेंडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं, बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी आएगी प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर भी रहेगी, याद रखना। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बेंडिंग प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ शेयर जो होगा इसमें टोटली, तो ओवरऑल जो इसका जो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें शेयर फोर्स भी है, कहीं पर भी सेक्शन काटोगे यू विल सी शेयर फोर्स एट द सेक्शन एंड द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन है इसके कारण आएगा यू बेंडिंग, और जो शेयर फोर्स इसका आएगा यू शेयर।
तो जो इसके पास U जो टोटल होगा, जो इसमें जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी, दैट टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी ऑफ U बेंडिंग, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट्स प्लस द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द शियर फोर्स। नाउ ये जो वैल्यू होती है जनरली बहुत स्मॉल होती है और हम लोग इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। इवन जब हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में कास्टिग्लिआनो थ्योरम लगाएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग U बेंडिंग, वी विल बी डिस्कसिंग U बेंडिंग, बेंडिंग और बेंडिंग के कारण जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो उसको, ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इधर में जो फुल कोर्स होता है उसमें इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि शेयर के कारण जो है स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी बीम में वगैरह वगैरह, इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग पास टाइम कम है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे डिस्कस्ड हम उसी को बस कवर करें। तो इंपॉर्टेंट ये वाला है हमारे लिए U बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग होगी अगर तो ये आएगा, प्योर बेंडिंग होगी तो ये आएगा। लेकिन अब प्योर बेंडिंग नहीं हो रही है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आप लोगों के पास अगर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है mx, ठीक है, सो उस कंडीशन में, और अगर मैं एक एलिमेंटल बीम ले लूं यहां पर dx लेंथ की, ठीक है, तो एक dx लेंथ ऑफ एक एलिमेंटल बीम में क्या हो रहा होगा स्ट्रेन एनर्जी, इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी आपके पास du इज इक्वल टू mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, ठीक है। तो m की जगह क्या रख दिया मैं mx, देखो इसका डेरिवेशन होता है ना, लेकिन मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, तो आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको याद रखना है। एक ट्रिक के थ्रू, मतलब बेसिकली हम लोग ने जस्ट एक लॉजिक लगाया और लॉजिकली बात कर रहे हैं, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, लॉजिकली बात कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं इसका, ठीक है, दैट विल बी टेकिंग टाइम, बट ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने बेंडिंग के लिए बताया m स्क्वायर अपॉन 2ei होता है। तो अगर मान लीजिए एलिमेंटल लेंथ लेता हूं तो एलिमेंटल लेंथ में लेटर से mx बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, mx बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और उसकी जो लेंथ है एलिमेंट की दैट इज dx, तो उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी ड्यू टू बेंडिंग, तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी हो जा रही होगी दैट इज mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, ये आप लोगों की स्ट्रेन एनर्जी होगी। ऑल्दो जब आप लोगों के पास डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट्स होंगे तो उसमें शेयर भी आएगा, बट दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको पूरी बीम का अब निकालना है स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज फॉर द एलिमेंटल लेंथ। नाउ अगर पूरी बीम के लिए निकालना है आप लोग को स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग फॉर द बीम, स्ट्रेन एनर्जी ओके ड्यू टू बेंडिंग ओके, ड्यू टू बेंडिंग फॉर बीम्स अगर मैं देखें, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l ओके mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी इन द बेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन, स्ट्रेन एनर्जी ओके, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन, यानी कि जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट एक्सेट्रा अप्लाई कर रहे होगे तो उस समय कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट ओके, दिस इज योर शाफ्ट, नाउ हियर यू आर अप्लाइंग अ ट्विस्टिंग मोमेंट अबाउट द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यू से, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज L ओके, डायमीटर जो है दैट इज D, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज G ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क अप्लाई किया। नाउ जब टॉर्क अप्लाई करते हैं सो अ पॉइंट ऑन द circumference, let us say A, this is the center of the shaft O, will move by certain angles to another point that is B। तो A से B इस तरह से ये डिस्प्लेस हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना इसका, ठीक है, एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट है आप लोगों के पास, क्लियर बात है। नाउ यहां से हमको जितना ज्यादा हम टॉर्क लगाएंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। सो लोड हम लोग जो यहाँ पर लगा रहे हैं दैट इज अ ट्विस्टिंग मोमेंट, सो द लोड इज बेसिकली अ ट्विस्टिंग मोमेंट, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल रहा है। सो इफ देयर इज नो टॉर्क देयर विल बी नो ट्विस्टिंग, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी ट्विस्टिंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एंड सपोज के लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है, सो यू विल बी हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, so this is twisting moment, or you can say torque, and this is theta, that is angle of twist, this is angle of twist, clear बात है। so t torque लगा करके आपने फाइनली थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट लाया। नाउ अगेन आपने 0 से स्टार्ट किया,
ठीक है, और आप थीटा तक गए हो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टी टॉर्क। तो ये जो आप लोग को डायग्राम मिला, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लोड, दिस इज टॉर्क इज अनदर टाइप ऑफ लोड, ट्विस्टिंग लोड है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अनदर टाइप ऑफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। अगेन ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, आपने टॉर्क लगाया और इसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाया, टॉर्क लगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाया, यानी कि आपने कुछ वर्क किया। सो द एरिया अंडर दिस डायग्राम इज इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, एंड द वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टॉर्शन आ गया आपके पास, इसका एरिया दैट इज हाफ टी इंटू थीटा, हाफ टी इंटू थीटा आप लोगों के पास टॉर्शन की स्ट्रेन एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अगर टॉर्शन हो रहा है तो टॉर्शन के लिए जो हम लोग टॉर्शनल इक्वेशन देखते हैं, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल देखते हैं हम लोग। तो यहां से थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी एल अपॉन जी जे होता है आप लोगों के पास। तो थीटा यहां पुट कर दो, तो जो टॉर्शन है आप लोगों के पास, उसके लिए आप लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज हाफ टी इंटू टी एल बाई जी जे। सो दैट इज हाफ टी स्क्वायर एल बाई जी जे। ये आप लोगों के पास हो गया, क्लियर बात है, ये आप लोगों के पास हो गया। एंड यहां से आप लोग जो प्योर टॉर्शन है उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। अब इसमें जो है अगर मैं बोलूं कि टॉर्क वेरी कर रहा है या शाफ्ट का डायमीटर कुछ भी चीज वेरी कर रही है, तो उस कंडीशन में अगेन किसी एक्स लोकेशन पर मान लीजिए टॉर्क आपके पास टी एक्स है और एलिमेंटल लेंथ है मैं ले लूंगा एक डी एक्स, तो उस कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, सो फॉर एन एलिमेंट देखो शॉर्ट में देख रहे हैं हम लोग, है ना, एकदम शॉर्ट में मस्त समझ आ जाएगा आपको। फॉर एन एलिमेंट अगर देखो तो फॉर एलिमेंट वहां पर टॉर्क आ रहा है लेटर से टी एक्स, लेंथ है उसकी dx, तो इसी फॉर्मूले में t की जगह tx रख दो, l की जगह dx रख दो, हो जाएगा टी स्क्वायर dx अपॉन 2gj। ठीक है, ये हो जाएगा उस एलिमेंट का स्ट्रेन एनर्जी। नाउ जो उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी आएगा ड्यू टू टॉर्शन, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू l टी एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2gj, दैट्स इट। इस तरह से आप स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टॉर्शन जो है वो निकाल पाओगे। तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी देख ली हम लोगों ने, किसके लिए, बेंडिंग के लिए देख ली हम लोगों ने ट्विस्टिंग के लिए देख ली, ठीक है, और हम लोगों ने एक्सेल लोडिंग के लिए भी देख लिया। नाउ जैसे बात करते हैं हम लोग जो मटेरियल है, मान लो अगर उसमें 3 डायमेंशनल लोडिंग हो रही हो तो क्या हो रहा होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी उसके लिए कितनी होगी। अगर उसमें शियर लोड लग रहा होगा तो उस समय क्या हो रहा होगा, उसके साथ उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन एक्सेट्रा क्या होगा। चलिए अब उस बारे में डिस्कशन करते हैं। सो अब 3 डायमेंशन में जो स्ट्रेन एनर्जी है उसके बारे में समझते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन लेता हूं इस तरह से, जैसे कि दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 3। ओके, इस तरह से मैंने इसमें जो है लोड्स लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है। नाउ एज यू कैन सी कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 जो है दे आर एक्टिंग ऑन अ फेस वेयर देयर इज नो शियर स्ट्रेस। तो डेफिनेटली ये जो है तीनों ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। नाउ यहाँ से कुछ चीज़ सीखने लायक है, समझना। आपको कैसी भी लोडिंग दी हुई हो, आप उसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट दैट एट व्हाट लोकेशन देयर विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओनली, है ना, आप जान सकते हो आराम से। हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग स्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करके एक वो लोकेशन तक जा सकते हैं, उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस 0 है, ऐसा हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डिग करूँ तो समझ आएगा कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलता है जिसमें, जैसे कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ले लूँ, जैसे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ले लो, दिस इज सिग्मा एक्स, this is sigma y, okay, this is tau xy, this is tau yx, इस तरह से। तो मुझे पता है इसका जिसमें मोहर सर्कल बनाऊंगा इन जनरल तो ऐसा कुछ बनेगा लाइक दिस, इस तरह से इसका मोहर सर्कल बनेगा फाइनली, है ना। दिस इज सिग्मा एन, दिस इज टाउ माइनस सिग्मा एन माइनस टाउ, ठीक है। इस तरह से इसका जो मोहर सर्कल है वो बनने वाला है।
लाइक दिस, है ना। ये जो प्लेन है दिस इज सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, दिस इज सिग्मा वाई एंड टाउ वाई एक्स। सो हियर दो डिफरेंट वैल्यूज मिली आप लोगों को, लाइक दिस सिग्मा 1 मिला, जैसे कि एक मिला आपको सिग्मा 2, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो अब उल्टा पढ़ो इसको, उल्टा पढ़ो। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जब आपको मिलता है तो आप देखते हो कि जो मोहर सर्कल है उसमें ये दो प्लेन के अलावा बाकी सारे प्लेन्स में शियर स्ट्रेस है। देख लो, ये वाले प्लेन में शियर स्ट्रेस है, हाँ है, यहाँ है, यस, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस भी, शियर स्ट्रेस भी, सब जगह मतलब नॉर्मल स्ट्रेस तो रहेगा, साथ साथ शियर स्ट्रेस भी आएगा। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, देयर इज नो शियर स्ट्रेस इन दो प्लेन्स पे। तो वैसे ही यहाँ 3D में जब बात करोगे आप, 3D में जैसे कि देखिए, 3D में देखते हैं जब भी, है ना, इस तरह से 3D में देखते हैं, चलो थोड़ा, ओके। तो दिस इज टाउ, ओके, दिस इज सिग्मा एन। ये आप लोगों के पास एक मोहर सर्कल बना और ये आपके पास दूसरा मोहर सर्कल बना और ये आप लोगों के पास तीसरा मोहर सर्कल बना, लाइक दिस। 3D के लिए बना दिया मैंने। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और ये सिग्मा 3, मैक्सिमम, मिनिमम, इंटरमीडिएट, इस तरह से। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर आप लोगों के पास इन तीन प्लेन्स के अलावा, यानी कि जो तीन प्लेन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो तीन प्लेन्स आप लोगों को दिख रहे हैं 1 2 3, इन तीन प्लेन्स के अलावा जितने भी प्लेन्स हैं सभी में शियर स्ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं, है ना, सभी में शियर स्ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं। नाउ जो शियर स्ट्रेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में एक डिफरेंस है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो शेप चेंज नहीं करता। जैसे कि आप एक रेक्टेंगुलर बार को खींचोगे तो क्रॉस सेक्शन उसका रेक्टेंगुलर ही रहेगा, बस जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ओके। और जो शियर स्ट्रेस है वो क्या करता है, वो उसको शेप को चेंज करता है। जैसे कि आप लोग एक बार पे इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे, जैसे कि मैंने क्या बोला कि लेंथ बस इंक्रीज कर जाएगी, इस तरह से लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप इसी पे शियर स्ट्रेस लगाओगे तो ये जो बार जैसे कि पहले रेक्टेंगल रहा होगा या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहेगा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका शेप रोम्बस जैसा हो जाएगा, लाइक दिस। तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एसोसिएटेड विद चेंज इन साइज दैट मीन्स वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं दे चेंज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एंड द शियर स्ट्रेसेस प्रेजेंट इन दैट मटेरियल विल बी चेंजिंग द शेप। तो जो दो स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, उसमें दोनों का अपना अपना काम है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे आपके पास लोडिंग के दौरान जो मिलेगा, वो क्या कर रहा होगा, वो साइज को चेंज कर रहा होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज करने में वो लगा हुआ होगा। और जो शियर स्ट्रेस है वो जो है शेप को चेंज करने में लगा हुआ होगा, ठीक है। सो जो आपके पास ये चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन साइज के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं डायलेशन, ओके। सो जो डिफॉर्मेशन है आपके पास, डिफॉर्मेशन जो आ रहा है ये दो तरह का हो गया। एक तो हो गया आपके पास डायलेशन और सेकंड हो गया आपके पास डिस्टॉर्शन। सो व्हाट इज डायलेशन? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, है ना। ये क्या है आपके पास? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और ये क्या आपके पास? ये है डिस्टॉर्शन, आपके पास चेंज इन शेप है, चेंज इन शेप है, ओके। सो अब मैंने ये क्यों बताया? जब मैं तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं, दैट इज सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 3। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन तीन प्लेन के अलावा बाकी सारे के सारे प्लेन में जो है शियर स्ट्रेसेस हैं। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेटा के सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 बराबर नहीं है, तो ये तीन जो फेसेस जो आपके आंखों के सामने हैं इसमें तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने दिख रहे हैं अंदर सारे जो प्लेन है, इन तीन को छोड़ दो तो अंदर जितने भी प्लेन है सब में शियर स्ट्रेस है। यानी कि इफ सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 3, तो इसमें दोनों चीजें होंगी, इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो दिस पर्टिकुलर क्यूब इज गोइंग टू चेंज द वॉल्यूम, it is going to change the volume and the shape also. So यहाँ पर दोनों स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो
तो इसकी जो आप स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे U, तो इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे U, दैट इज नोन एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी U टोटल ऐसा बोल सकते हो, दैट विल बी U ऑफ डायलेशन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम प्लस U ऑफ चेंज, ओके, चेंज इन शेप दैट इज डिस्टॉर्शन। आई क्या बात समझ में? तो उसमें डायलेशन और डिस्टॉर्शन दोनों साथ में होगा। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, अगर ऐसा मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, तो व्हेन इट इज पॉसिबल, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 हो जाए, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 हो जाए, तो उस केस में इट विल बी इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस फ्रॉम ऑल थ्री डायरेक्शंस। अगर मैं बोला सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, सिग्मा 1 भी यही है, सिग्मा 2 भी यही, सिग्मा 3 भी यही, ऑल द स्ट्रेसेस आर इक्वल। सो मोहर सर्कल क्या बन गया? पॉइंट बन गया विच सिंपली सेज के किसी भी प्लेन में शियर स्ट्रेस नहीं है। ओके, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 का जो केस है आपके पास, इसमें आपके पास कहीं भी आपके पास शियर स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पर टेंसाइल लोडिंग है, सारे मैंने टेंसाइल में शो की, इसलिए मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए सभी के सभी कंप्रेशन साइड में होंगे, यानी कि निगेटिव सिग्मा एन एक्सिस की तरफ होंगे, इस तरफ, सो ये सभी क्या है? प्रेशर है, प्रेशर की तरह इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, एंड दिस इज हाइड्रोस्टैटिक। ओके, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक। आई क्या बात समझ में? है ना? सो इस केस में यानी कि इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस फ्रॉम इन 3D, अगर 3 डायमेंशंस में इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस हो, तो उस कंडीशन में मोर सर्कल विल बी अ पॉइंट। अगर सारे टेंसाइल है तो पॉजिटिव साइड में, सारे कंप्रेसिव है तो नेगेटिव साइड में हो जाएगा। एंड हियर ऑल द प्लेन्स विल हैव जीरो शियर स्ट्रेस, that means the body is free from shear stress, that means there will be no distortion, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा, ओनली वॉल्यूम विल चेंज। सो इफ यू वांट टू नो कि आपके पास कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है या कितनी एनर्जी डिस्टॉर्शन के कारण हो रही है, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो राइट नाउ आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, the strain energy due to change in volume, and the distortion energy. So first of all we will be calculating the total strain energy. तो मैं total strain energy निकालूं अगर, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं निकाल सकता हूं एनर्जी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डायलेशन। तो उसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा? सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 मानना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं, डायलेशन को माइनस कर दूं, तो मुझे डिस्टॉर्शन का स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो मैंने जो आपके पास कंडीशन लेके रखी थी ये वाली, ठीक है, फिर से इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो इसका जो यंग्स मॉडुलस बेटा इस मटेरियल का दैट इज ई, ओके, एंड जो इसका पॉइजन्स रेशियो है दैट इज म्यू, लाइक दिस। ओके, नाउ उस कंडीशन में अगर मैं बोल रहा हूं कि एक डायरेक्शन में जो है सिग्मा 1 के कारण जो स्ट्रेन आया दैट इज एप्सिलॉन 1, सिग्मा 2 के डायरेक्शन में जो आ रहा है दैट इज एप्सिलॉन 2, और इस डायरेक्शन में आएगा आपका एप्सिलॉन 3। सो दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नाउ एप्सिलॉन 1, 2, 3 को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जैसे कि एप्सिलॉन 1 को आप लिख सकते हो सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3 बाई ई, लाइक दिस आप लिख सकते हो। सेम वैसे एप्सिलॉन 2 लिख सकते हो सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 बाई ई, ओके, माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई। ओके, सिग्मा एप्सिलॉन 3 लिख सकते हो आप सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो इसको कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन मिले, तो स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखना चाहूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहूँ, क्योंकि अभी स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो रही है तो उसके बेसिस पे कभी भी निकालेंगे तो हम लोगों को पर यूनिट वॉल्यूम मिलने वाला है। देख चुके हैं हम लोग एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ डील कर रहे हैं, दैट्स वाई स्ट्रेन एनर्जी तो मिलेगा लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल यू लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हाफ, इसके कारण कितना मिलेगा सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1, इसके कारण कितना मिलेगा हाफ सिग्मा 2, ओके, एप्सिलॉन 2 प्लस
हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से मिलने वाला है। नाउ अब जो सारी वैल्यूज़ हैं अगर इसमें इस तरह से पुट कर दोगे, जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं ये वैल्यूज़ अगर इसमें आप पुट कर दोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो आप लोगों का फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों को आपका फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो जस्ट पुट दिस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 ओवर हियर। थोड़ा सा आपको स्कूल लेवल कॉमन वगैरह निकालना जैसा आपको काम करना रहेगा। आप लोग को फाइनली जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्मॉल यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2e, 1/2e, ओके, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, ओके, माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये आप लोगों के पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी है जो आप लोगों को मिलेगी। क्लियर बात है, ये आप लोगों को टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। नाउ अगर ऐसा हो जाए इसी में कि सिग्मा 1 जो है, सिग्मा 2 जो है और जो सिग्मा 3 जो है ये तीनों बराबर हो जाए, यानी कि एक तरह से इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस का जो कंडीशन है वो बन जाए आप लोगों का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आप लोगों के पास u इज इक्वल टू 1/2e, हो जाएगा आपके पास 3 सिग्मा, ओके, इज इक्वल टू सिग्मा ले लेता हूँ मैं, तो 3 सिग्मा है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 को बराबर करें मैं सिग्मा के, तो 3 सिग्मा स्क्वायर लिख दिया यहाँ से। यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास 6 म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर, ओके, सिग्मा स्क्वायर। एंड यू कैन सी कि ये जो स्ट्रेसेस हैं दे आर एक्टिंग फ्रॉम ऑल 3 डायरेक्शंस बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास एक तरह से कौन सा स्ट्रेसेस है, बल्क स्ट्रेस है। ये कौन सा स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस, सिग्मा इस तरह से सभी तरफ से लग रहा है लाइक दिस। इट विल कॉज चेंज इन वॉल्यूम, बल्क स्ट्रेन जो है कॉज करेगा। और मैंने बताया है कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रेसेस बराबर ना हो तो जो बल्क स्ट्रेस होता है आपके पास, बल्क स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है आपके पास, जैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अगर 3 है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/2, दिस इज द एवरेज बल्क, ओके, दिस इज द एवरेज बल्क स्ट्रेस। अगर आपके पास तीनों स्ट्रेस अलग अलग हों, ठीक है, तो अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आपके पास, तो यहाँ से आप लोग पास बैठ ही होगा, तो यहाँ से आप लोग पास अगर तीनों बराबर हो जाएं, सो फॉर दिस केस जो सिग्मा बी है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो अगर तीनों अनइक्वल हो लाइक दिस, सो इन दिस केस यू कैन राइट द बल्क स्ट्रेस इन दिस मैनर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3। और अगर तीनों बराबर जाएंगे तो इसी को सॉल्व करके ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर बाई 2, सिग्मा कॉमन निकाल दिया, ये जाएगा यहाँ से 3 भी कॉमन निकाल दिया, तो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। नाउ अगर आपको EKG का रिलेशनशिप याद है, जो कि मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं, सो हम लोग को पता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये है ना, ये होता है आपके पास। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, है ना, ये चला जाएगा आप लोग का नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2K। क्लियर है, so this is the strain energy per unit volume for bulk stresses। अगर बल्क स्ट्रेस हो रहा है सब तरफ से बराबर, इस केस के लिए अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 हो जाए तो मैं ये भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। सो दिस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी, है ना, दिस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों को मिल गया फॉर 3 डायमेंशन लोडिंग। अगर तीनों स्ट्रेसेस बराबर हो जाए तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2K आ जाएगा। नाउ अगर मान लो मैं जानना चाहूँ कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो जो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट है विथ 3D लोडिंग लाइक दिस, ओके, इस तरह से सिग्मा 1 लगा था, इस तरफ सिग्मा 2 लग रहा था, ओके, और इस तरफ ऐसा सिग्मा 3 लग रहा था लाइक दिस। तो इसमें मान लीजिए कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है दैट इज एप्सिलॉन बी, तो 3D लोडिंग के लिए मैं बल्क स्ट्रेस कैसा लिखूंगा, सिग्मा बी विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3, ये लिखूंगा। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ठीक है, यहाँ से होगा।
तो ये जो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 आपके पास आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ओके, इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये आपके पास होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू है कितनी होती है हम जानते हैं। नाउ बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन, तो इसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी per unit volume. Now this is only associated with the change in volume, okay, so this is for dilation, that is for change in volume. So this is strain energy for change in volume, तो लिखूंगा strain energy per unit volume for change in volume, for change in volume आप लिख पा रहे हो, okay, is equal half bulk stress into volumetric strain, बल्क स्ट्रेस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क स्ट्रेस जो आपके पास है दैट इज हाफ बल्क स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 3, ओके, बाई 3 इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये आपके पास है, ठीक है, बाई ई रह गया था यहाँ पर, हाँ, बाई ई, ठीक है, ये आप लोगों के पास है, क्लियर है। दिस इज दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इसको, दिस इज U इज इक्वल टू 1/6E सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये आप लोग यहाँ से जो स्ट्रेन एनर्जी है फॉर चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हो। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर चेंज इन वॉल्यूम। नाउ आपके पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट सीधा पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, ये आपके पास आ चुका है। दिस इज 1/2E, ओके, दिस इज 1/2E देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके पास आ चुका है ना। दिस इज 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ये जो वैल्यू है, ओके, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा ये, दिस इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ओके, माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ये आपके पास आया हुआ है। और आपके पास अभी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया, इसको डायलेशन लिख देता हूँ मैं, ये आ गया आपके पास 1/6E, ये हो गया आपके पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल स्क्वायर, ओके, 1 माइनस 2 म्यू, ये आपके पास हो गया। अब दोनों को अगर मैं घटा दूँ, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, दिस फॉर्मूला विल बी यूजफुल फॉर द टोटल स्ट्रेन, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ओके। इसके बाद आप दोनों को घटाओ, तो घटाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा U डिस्टॉर्शन, दोनों को घटाने में मिल जाएगा U डिस्टॉर्शन, ओके, इज इक्वल टू 1/12G, ओके, इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। This will be your strain energy per unit volume for distortion, and this strain energy per unit volume, that is distortion energy per unit volume, this is distortion energy per unit volume, this will be useful for maximum distortion energy principle in theory of failure। तो ये दो theory of failures को कवर कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग सीधा आगे जा करके क्राइटेरिया बस देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाले, उसमें से जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज के कारण जो स्ट्रेन आया दैट इज स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डायलेशन, इसको माइनस करेंगे, टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, देन यू विल गेट दिस, ठीक है ना। अगर आप इसको चाहो तो आप 2D के लिए भी लिख सकते हो। अगर 2D होगा, अगर 2D लोडिंग होगा तो 2D लोडिंग के लिए सिग्मा 3 को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, यानी कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए सिग्मा 3 को 0 कर देना, बस आप लोगों का आंसर वहां से आ जाएगा। सो दिस वाज द स्ट्रेन एनर्जी फॉर डिस्टॉर्शन, डायलेशन एंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर बात है, और ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए आगे जा करके बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। नाउ हम लोग देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ इम्पैक्ट। तो अब इम्पैक्ट लोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट लोड यानी कि ऐसा लोड जो होता है आपके पास जिसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, एक यहाँ पर मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ एक्सेल लोडिंग की, ठीक है, जिसमें इस तरह से आपके पास एक बार है,
नाउ इसमें मैंने एक कॉलर यहाँ पर फिक्स करके रखा है इसके एक एंड पे, ताकि मैं इस पर कुछ लोड लगा सकूँ। सो नाउ एक सर्टेन हाइट से मैं इस तरह से एक जो लोड है ना, इस तरह से जो लोड है, जो ये जो लोड है ना, दिखने में जैसे वॉशर दिखता है, ऐसे रिंग लाइक होता है, बीच में होल होता है, ठीक है, तो वैसा आप लोग के पास ये वेट है, तो इसका वेट है W, ठीक है, दैट इज़ M/G आप बोल सकते हो। इसको मैं यहाँ से H हाइट से इस तरह से गिरा रहा हूँ, लाइक दिस, H हाइट से मैं इसको गिरा रहा हूँ इसमें। नाउ ये जब गिरेगा तो ये देखो मूव किसके अलॉन्ग कर रहा है, अलॉन्ग द एक्सियल डायरेक्शन, राइट, इट इज मूविंग अलॉन्ग द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द बार. The bar is having L length, A of cross section in Young's modulus of the material of the bar is E. Now ये जब लोड यहाँ पर इसके एक्सल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए इसके कॉलर से टकराएगा, so it will give it some sort of energy, क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज हुई. Now as this is at a height H, तो इसमें फिलहाल अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh. जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद इसमें ये कुछ डिफॉर्मेशन भी देगा due to impact. Due to the impact there will be a certain deformation. Let us say that is del max, that is the maximum deflection due to the impact loading. तो बेसिकली जब ये टकराएगा तो ये जो बार है इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ होगी. सो ये ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेट है दैट हैज़ ट्रैवल फ्रॉम दिस हाइट टू दिस लोकेशन, फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन, जो टोटल उसका ट्रैवल है दैट इज h प्लस डेल मैक्स. सो अभी इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो ये है, इनिशियल पोजीशन यहाँ है. सो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh प्लस डेल मैक्स और W, okay, h plus del max. This will be the energy. So this is the change in potential energy. और ये जो एनर्जी है, क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ है दैट इज अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, तो ये जो एनर्जी इसमें गई है वो गई है किसके अलोंग, इसके एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग इसमें ऐड हुई. सो इट विल कॉज द चेंज इन एक्सियल डायमेंशन दैट इज लेंथ. सो दिस एनर्जी हैज कॉज अ चेंज इन लेंथ. नाउ उसके कारण हम लोग जानते हैं अंडर एक्सियल लोडिंग हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, दैट इज हाफ सिग्मा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम दैट इज A इंटू L अपॉन E. ये होता है आप लोगों के पास स्ट्रेन एनर्जी. सो ये जितनी एनर्जी है दिस हैज गॉन इन द एक्सियल डायरेक्शन, तो उसने जो स्ट्रेन एनर्जी क्रिएट करी दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू. सो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी लाइक दिस. ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे दिस विल बी गिविंग यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ये. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा. सो ड्यूरिंग दिस इम्पैक्ट जस्ट रिमेंबर जो एनर्जी आ रही है आपके पास दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. आपने एक सर्टेन हाइट से गिराया, ठीक है, एक सर्टेन हाइट से गिराया, दैट विल बी गोइंग टू द मेंबर अलॉन्ग द एक्सियल डायरेक्शन. तो मैंने अभी उसमें जो एक्सियल डायरेक्शन जो स्ट्रेन एनर्जी होती है फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, इसके मैंने इसको इक्वेट कर दिया है. ओके, सो दिस स्ट्रेन एनर्जी एंड द पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन दिस विल बी गिविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने पे उसके रियल रूट्स जो है उसको फाइंड आउट करने पे आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर सिग्मा मैक्स. सिग्मा मैक्स आप लोग को मिलेगा. सिग्मा मैक्स जो इसमें सिग्मा मैक्स सिंपली सिग्मा कह सकते हो या सिग्मा इम्पैक्ट कह सकते हो. ये जो सिग्मा आया, ठीक है, ड्यू टू इम्पैक्ट, दिस सिग्मा ड्यू टू इम्पैक्ट जो आप लोगों के पास आ रहा है इस मेंबर में वो आप लोगों को मिलेगा. ओके, W बाई ए इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L. This will be the stress due to the impact loading. This is the stress due to impact loading. Now ये जो W by A है ये किस तरीके का दिख रहा है. अगर मान लीजिए मेरे पास एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उस पर मैं एक ग्रेजुअल लोड लगाऊं W का, इस तरह से एक्सियल लोड लगाऊं, तो मुझे जो स्ट्रेस मिलेगा सिग्मा दैट विल बी W by A. आ रही क्या बात समझ में, W by A. सो अगर मैं इम्पैक्ट लोड ना लगा करके एक स्टैटिक लोड लगाऊं, वो भी ग्रेजुअली हैविंग द मैग्नीट्यूड W, तो W by A मुझे स्ट्रेस मिलता है. सो दिस W by A कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज द स्टैटिक स्ट्रेस. सो सिग्मा मैक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक. इसको बोल दिया मैं सिग्मा स्टैटिक, यानी कि जब आप एक स्टैटिक लोड लगाते हो W का एक्सियल डायरेक्शन में बार के,
तो आप लोगों को W/A स्ट्रेस मिलता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कह लो या इंजीनियरिंग स्ट्रेस कह लो, ये आप लोगों को मिलता है। इस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक बार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है उसमें अगर आप कोई लोड लगाओगे W या P जैसा भी बोलो, तो P/A या W/A आप कह सकते हो कि उसमें स्ट्रेस आता है, दैट इज अंडर अ स्टैटिक लोड। अब वही आप लोगों को यहाँ जो W/A दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख दिया, सिग्मा स्टैटिक। सो दिस W/A इज सिग्मा स्टैटिक, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2HA इंटू E अपॉन W इंटू L। दिस इज योर सिग्मा मैक्स, ठीक है। नाउ सिमिलर फैशन में आप लोगों को जो डेल मैक्स मिलेगा दैट विल बी WL अपॉन A इंटू E इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L, ये मिलेगा आप लोगों के पास, ठीक है। अगेन ये जो WL अपॉन A आएगा आप लोगों के पास, ये सेम इसी प्रॉब्लम में, इसी लोडिंग कंडीशन में, यानी कि स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में अगर आप लोग W लोड लगाओ एक्सेल डायरेक्शन में, तो कितना चेंज इन लेंथ आएगा, डेल L आएगा आपके पास WL अपॉन A, है ना, WL अपॉन A आपके पास चेंज इन लेंथ आएगा। तो इसको मैं बोलता हूं डेल स्टैटिक चेंज इन लेंथ अंडर स्टैटिक लोड, दैट इज WL अपॉन AE, ऐसा लिख दिया मैं इसको, ओके। सो दिस गोज लाइक दिस। सो डेल मैक्स इक्वल टू लिख सकता हूं मैं अब डेल स्टैटिक इंटू 1 प्लस रूट ओवर, ओके, 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L। नाउ ये जो टर्म है इसको अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो डेल मैक्स बाई डेल स्टैटिक इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L। दिस टर्म is known as impact factor, this is known as impact factor, ठीक है, this is known as impact factor। so और ये सेम टर्म पहले भी आया था, स्ट्रेस के भी आया था। सो आप इसको इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा स्टैटिक। तो सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ से डेल मैक्स by del static is equal to sigma max, which is the stress due to impact load, by sigma static, and this is equal to what, impact factor IF, okay। so IF जो है आपके पास that is, okay, that is 1 plus root over 1 plus 2HAE upon W into L, this is your impact factor, ठीक है। और ये सब दिख रहा है आप लोगों का कि ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक। ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो है दैट इज वाई ये भी ग्रेटर देन 1 आने वाला है आप लोगों के पास, ठीक है, ये भी पूरा ग्रेटर देन 1 आने वाला है आप लोगों के पास। सो एज इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा दैट इज द stressed due to the impact loading will be higher than the stress under static loading। Similarly जो आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा under the impact loading will be higher than deflection under static loading, ठीक है। तो अंडर आप लोगों का जो इम्पैक्ट लोड जो आपको स्ट्रेसेस मिल रहे हैं दैट स्ट्रेस विल बी हायर देन द स्टैटिक लोडिंग कंडीशन एंड द डिफ्लेक्शन विल आल्सो बी हायर। सो इम्पैक्ट लोडिंग में दोनों चीजें ज्यादा आती हैं, जो कि यहां से पता चलता है आपको इम्पैक्ट फैक्टर से, ओके। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन द स्ट्रेन एनर्जी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ओके। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।